बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ा। आज हम उसका एप्लीकेशन पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं फंडामेंटल थ्योरम वास्तव में कहता क्या है और फिर उसके कहाँ कहाँ यूज़ हैं, मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यह कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अर्थात एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। साथ ही साथ यह कहता है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा, अर्थात जो फैक्टराइजेशन हम उस कंपोजिट नंबर का करेंगे वह एक अद्वितीय फैक्टराइजेशन होगा। मैंने पिछले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया था कि यूनिकनेस का मतलब क्या है। जैसे हम कहें कि अगर हमने 10 ले लिया और 10 को फैक्टराइज कर रहे हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा, एक फैक्टराइजेशन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। कोई दूसरा बच्चा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख करके इस फैक्टराइजेशन को कर सकता है। तो इसमें यह छूट दी गई है कि क्रम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन में प्राइम्स आएंगे वे सेम होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। क्रम का इसमें कोई महत्व नहीं है। सिर्फ यह कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगी उसको हम प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह कह रहा है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा, अर्थात उसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वे प्राइम फैक्टर्स चाहे जिस विधि से आप उसको लिखें सब में उन प्राइम्स की वैल्यूज़ सेम आएंगी। अगर यहाँ पे 2 आया है तो दूसरे में भी 2 आएगा, अगर यहाँ पे 5 आया है तो दूसरे में भी 5 आएगा। अब प्रश्न उठता है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन का उपयोग हम करके 2 या 2 से अधिक कंपोजिट नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार फिर बता देते हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर अगले वाली जो 2 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था कि एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। जो भी नंबर कंपोजिट नंबर्स आपके दिए गए हैं आप उनको सबसे पहले क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन उनका करिए और फिर उसमें जो फैक्टर्स आए हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं, उन सभी के हाईएस्ट पावर को लेते हुए उनका गुणा कर दीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वही उन संख्याओं का एलसीएम होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सभी प्राइम फैक्टर्स को यूज करना है। एचसीएफ निकालते समय हम क्या करते हैं कि एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इसमें सभी फैक्टर्स का गुणा नहीं होना है, इसमें जो होगा कॉमन फैक्टर्स का गुणा होगा, अर्थात जिन संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होगा उनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो सभी संख्याओं में फैक्टर कॉमन होंगे उन कॉमन फैक्टर्स का जो लीस्ट पावर होगा वही हम कंसीडर कर लेंगे। इन लीस्ट पावर का अगर हम गुणा कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी एचसीएफ होती। एक हम छोटे से उदाहरण को लेकर के इन दोनों को स्पष्ट करते हैं और फिर आगे वाले स्टेप पे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा
कि 12 एंड 18 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालिए। 12 एंड 18 का, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। आप देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 आ गया। इसी चीज को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3। और 18 का अगर हम लें तो 18 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में हमें लेना है इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का। तो इसमें कितने फैक्टर्स आए, 2 ही हैं, 2 है और 3 है। तो दोनों को हम कंसीडर करेंगे, साथ ही उनकी हाईएस्ट पावर को लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें पूरे दोनों गुणनखंडों में आप देखें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो 2 है, तो 2 स्क्वायर को ले लेंगे। इसमें 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ तो 3 की 1 पावर है, यहाँ 3 की 2 पावर है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे है, तो इस वाले को हम ले लेंगे 3 स्क्वायर। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 स्क्वायर का मतलब 4 हो गया और 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। 9 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 36। तो एलसीएम हमारा 36 होगा। एंड एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉमन फैक्टर होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ऑलरेडी इस वाले एग्जाम्पल में संयोग बस दोनों कॉमन फैक्टर से ही आ गए हैं, 2 और 2 है, 3 एंड 3 है, तो दोनों कॉमन है। अब इसमें हमें लेना है इन कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर। तो लीस्ट पावर क्या होगा, 2 का यहाँ पे पावर 2 है और इसमें 2 का पावर 1 है, तो लीस्ट पावर किस में है, नीचे वाले में है। इसी को हम ले लेंगे लीस्ट पावर, 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 है। 3 का लीस्ट पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है। इस 3 टू द पावर 1 वाला अर्थात 3 को हम ले लेंगे, दैट विल बी 3 टू द पावर 1। अब ये 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर n, इसका मतलब 2 और 3 या 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन लेना है। 2 एंड 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6। तो इस ढंग से हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6, और एलसीएम कितना आ गया, 36। तो हम यहाँ पे इस मेथड का प्रयोग करके एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, इसलिए फर्दर डिस्कशन हम न्यूमेरिकल्स लगाते समय करेंगे। आगे हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि कोई नंबर इंट्रिकेट वे में लिखा गया हो, इंट्रिकेट वे मतलब कि इस ढंग से लिखा गया हो कि जिसे हम देखकर एक कॉमन नंबर नहीं मान सकते। इस रूप में जैसे कोई काउंटिंग इस ढंग से लिख दी गई, अब इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये वास्तव में ऑपरेशनल नंबर्स हैं। इंट्रिकेट वे लिखने का मतलब है संख्याओं का, है तो संख्या ही, लेकिन ये कौन सी संख्या है यह नहीं बताया गया है, ये ऑपरेशन के माध्यम से आपको बता दिया गया। ऐसे ही हम कह सकते हैं, मान लीजिए 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 2।
अगर कुछ ऐसा लिख दिया गया तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इंट्रिकेट वे कहेंगे। अब हमें दिखाना है कि जो ये इंट्रिकेट वे में लिखी गई संख्या है, क्या यह कंपोजिट नंबर है या नहीं है। इसको दिखाने में भी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का प्रयोग करते हैं। तो कैसे करते हैं, आइए हम देखते हैं। फंडामेंटल थ्योरम हमारी कहती क्या है, फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जरा सा देखें, क्या हम इस नंबर को 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अभी तो मल्टीपल के रूप में है नहीं, ये जोड़ के रूप में। इधर निश्चित तौर पे क्या है, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के रूप में है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ी हुई है। तो जुड़ने के बाद भी क्या जो संख्या आएगी उसे हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर लिख ले जाएं तो निश्चित तौर पे कंपोजिट नंबर होगा। तो जरा सा हम देखें इसको हम लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या हैं कि जहाँ पे जो कॉमन पॉइंट होता है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 से अगर 7 को कॉमन ले लेंगे, दैट विल गिव यू 7। अब आप देख रहे हैं कि यह तो एक प्राइम फैक्टर है ही, ये प्राइम फैक्टर है, और यहां जो भी संख्या आएगी ये या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। या तो यह प्राइम होगा या यह कंपोजिट होगा। यदि यह प्राइम हुआ तो निश्चित तौर पे एक प्राइम संख्या यह है मल्टीप्लाइड बाई 7 जो दूसरी प्राइम संख्या है। तो ये जो दी गई नंबर थी इसको हमने किस में रिप्रेजेंट कर लिया, प्राइम मल्टीप्लाइड बाई प्राइम में। और यदि किसी संख्या को हम 2 या 2 से अधिक प्राइम फैक्टर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो यह संख्या क्या हो जाएगी, कंपोजिट हो जाएगी। यदि यह संख्या जो हमने यहाँ पे लिखा ये प्राइम ना होकर के कंपोजिट हुआ तो हम इस कंपोजिट संख्या को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। किस आधार पर, क्योंकि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो अगर यह कंपोजिट आ रही होगी तो हम इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं। इस वाली संख्या को प्राइम फैक्टर्स के रूप में जो हम लिख लें तो साथ ही साथ इसमें एक फैक्टर और है 7। अब इधर प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है और यह भी प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब पूरी संख्या किसका हो गया, प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल के रूप में आ गई। अगर ऐसी आई तो हम इसको कहेंगे कि ये भी क्या है, कंपोजिट। तो आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या आई अगर यह प्राइम होगी तब भी कंपोजिट हो जाएगा, अगर यह कंपोजिट संख्या आई तब भी यह क्या होगा, कंपोजिट संख्या ही रहेगी। लेकिन हम यहाँ पे इतना डिटेल इसको आपको समझाने के लिए केवल लिखा है। आपको करना क्या है, ऐसे सवालों के स्टेप में आपको करना क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे हम कहें, एक हम उदाहरण अलग से लें, दूसरा जैसे हमने लिया 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 29।
अगर हमें इसे दिखाना हो कि ये कंपोजिट है कि नहीं है, या शो दैट दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, यह मिश्र संख्या है, ऐसा करके आ जाए, इसे प्रूफ कीजिए, तो हम करेंगे क्या, उस स्टेप को हम केवल कंसीडर करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो कॉमन हैं, ये दो संख्याएं कॉमन हैं, इन दोनों संख्याओं को हम कॉमन ले लें। अब बचेगा क्या, 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 यहाँ पे भी था, 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 29, इनमें से जो तो कॉमन है दोनों को हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 29। अब आप देख रहे हैं 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई ये 29 और 1 मिल करके कितना बन गया, 30 बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, प्राइम है, ये क्या है, प्राइम है, ये कंपोजिट है। और आप जानते हैं इस कंपोजिट को हम फंडामेंटल थ्योरम से प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो प्राइम फैक्टर्स तो हमको मिल ही गए ऑलरेडी जो संख्या हमारी है उसकी। तो फंडामेंटल थ्योरम से हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या होगी वह क्या होगी, कंपोजिट होगी। दिस implies given number is the product of more than two prime factors this implies the given number this is composite number, composite number। तो इस ढंग से हम केवल इतना लिख करके अपना काम चला लें। तो ये सब अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत आपको न्यूमेरिकल लगाते समय नहीं होगी। मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है कि ऐसा अगर आएगा तब भी ये कंपोजिट होगा, अगर कंपोजिट आया तब तो कंपोजिट रहेगा ही। थर्ड केस जो हमारा बनता है कि कैसे हम किसी संख्या को चेक करके बताएंगे कि इसका जो एंड पॉइंट होगा वो किसी विशेष नंबर के द्वारा धारण नहीं किया जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको। जैसे हम कहें कि प्रूव दैट 8 to the power n will not end at 0 for any n belonging in natural number। जैसे क्वेश्चन हम लें कि प्रूव दैट 8 to the power n will not end with 0 for any n belonging in natural number। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि हम 8 के ऊपर कोई भी संख्या का पावर लगा दें, 8 के ऊपर 1 लगा दें तो 8 आएगा, 8 के ऊपर 2 लगा दें और जानते हैं 64 आएगा, 8 के ऊपर 3 लगा दें तो निश्चित तौर पे जो इसका एंड पॉइंट आएगा वो आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो इसके कहने का मतलब है कि जो अंतिम अंक आए वह 0 पर समाप्त नहीं होगा। हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि 8 to the power n की जो संख्या होगी, इस संख्या का इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 नहीं होगा।
यानी यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसे हमें दिखाना है। तो कोई संख्या कब जो है 0 पर समाप्त होती है? अब एक सामान्य सा तर्क है, जैसे हम कहें 50, 60, 120, 740, 3, 8, 9, 4, 0, यही संख्याएं तो अंत 0 पर समाप्त हो रही हैं। तो 0 पर कोई संख्या कब समाप्त होती है, ये तर्क से आपको सोचना पड़ेगा। आप जानते हैं 0 पर जो संख्याएं समाप्त हो रही हैं ये किसकी मल्टीपल हैं? सबको 10 की मल्टीपल हैं ये। इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको लिख सकते हैं 74 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको लिख सकते हैं 3894 मल्टीप्लाइड बाई 10। अर्थात 0 पर समाप्त होने वाली कोई भी संख्या होगी तो वह 10 की मल्टीपल जरूर होगी। और आप जानते हैं 10 की मल्टीपल होने का मतलब क्या है? अगर हम 10 का प्राइम फैक्टर लें तो इसको लिख देंगे 2 × 5। 10 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं। अर्थात यह जो भी संख्या आएगी 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों एज ए प्राइम फैक्टर आए। यदि 2 आए 5 ना आए तब भी 10 नहीं बनेगा, और जब 10 नहीं बनेगा तो वह संख्या 0 पर एंड नहीं होगी। यदि 5 आए और 2 ना आए तब भी वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ हमें एक तर्क के द्वारा यह देखना है कि कोई संख्या 0 पर एंड कब करती है, और उसके बाद हम इस चीज को प्रूफ करना प्रारंभ करते हैं। तो मैंने इस चीज को दिखाया कि कोई संख्या 0 पर एंड कब करेगी। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को जब शुरू करेंगे तो लिखेंगे, सिंस वी नो दैट any number which will end at 0 will be multiple of 10। कोई भी संख्या होगी वह 0 पर तभी समाप्त होगी जब वह संख्या 10 की मल्टीपल हो। और 10 की मल्टीपल होने का मतलब क्या है? दैट इज दैट नंबर कंटेन्स 2 and 5, 2 and 5, ध्यान रखिएगा एंड लगा है यानी दोनों होना चाहिए, एज प्राइम फैक्टर्स। अब तो हम अभी तक हमने ये देखा कि कोई संख्या 0 पर कब समाप्त होगी। जब वह संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसमें 2 और 5 एज ए प्राइम फैक्टर आए। क्या जो दिया गया फॉर्म है इस संख्या का जो फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 एज ए फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको हमें चेक करना होगा। तो जरा सा देखें, सिंस 8 to the power n, इसे हम क्या लिख सकते हैं?
2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर n। इसी चीज को हम लिख सकते हैं, 2 को हमने 3 बार गुणा किया, 2 टू द पावर 3 टू द पावर n। और घातांक का नियम आपने पढ़ा है, अगर इस ढंग से लगा है पावर के रूप में, घातों का गुणा हो जाता है, 2 टू द पावर 3n। अर्थात जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया तो इसमें प्राइम नंबर्स जो आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर, किस प्राइम नंबर का रिपीटेशन हो रहा है? केवल 2 का। अर्थात n हम कुछ भी ले लें, जैसे हम कहेंगे n को मैंने 7 मान लिया, तो 7 इंटू 3 दैट विल बी 21। तो यह संख्या कैसी लिखी जाएगी? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करके 21 बार गुणा किया जाएगा। क्या इसमें कहीं 5 आएगा? निश्चित तौर पे नहीं आएगा। तो ये जो संख्या आ रही है यह आपको दे रहा है, दिस इंप्लाइज 8 टू द पावर n कैन बी expressed as a prime factor which contains 2 as a prime factor only, जिसमें 2 केवल प्राइम फैक्टर है। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं, और जो फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा। अर्थात हमने जो फैक्टराइजेशन किया 2 टू द पावर 3n, यह यूनिक है। अर्थात कोई भी दूसरा व्यक्ति या किसी दूसरे स्थान पर अगर इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि वह उसमें 5 को एज ए प्राइम फैक्टर डाल देगा। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वह यूनिक होगा, वह यूनिक होगा। तो जो फैक्टराइजेशन है वह यूनिक है। अगर यह यूनिक है तो निश्चित तौर पे इसका जो प्राइम फैक्टर होगा केवल 2 ही होगा, इसमें 5 समाहित नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज 5 टू द पावर 8 कैन नॉट बी expressed in the form of prime factor in the form of product of prime factors of 2 and 5। केवल 2 है तो 2 और 5 के रूप में तो हम इसको लिख ही नहीं सकते, और 2 और 5 के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो इसमें होगा क्या? 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 का मल्टीपल होना जरूरी है। और यहाँ पे कह रहा है कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, हम 2 और 5 के रूप में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जब 2 और 5 के रूप में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज 8 टू द पावर n will not end with 0। यहां से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस ढंग से इस वाले प्रश्न को हम आगे बढ़ाएंगे, और इसमें कुछ लैंग्वेज है उसको हम लिख कर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हम पीडीएफ देंगे, उसमें हिंदी में लिख करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अभी आप समझ लीजिए कैसे यहाँ पे किया गया। इसी ढंग से अगर हम कर देते
एक दूसरा प्रश्न ले लें। दूसरे प्रश्न में हम सेम इसी प्रश्न को अगर ऐसे कर दें कि विल नॉट एंड विद 2, और यहाँ पे हम ले लें 7 to the power n, या हम कर दें इसको 9 to the power n। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट 9 to the power n will not end with 2 for any n belonging in n। अब कह रहा है कि will not end with 2, कोई संख्या 2 पर समाप्त कब होगी। अगर कोई संख्या 2 पर समाप्त हो रही है तो क्या यह संख्या, इस संख्या का एक फैक्टर 2 होगा कि नहीं होगा। निश्चित तौर पे इन सभी संख्याओं का एक फैक्टर 2 तो जरूर आएगा। आप 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, सबके एक फैक्टर 2 जरूर आएंगे। कोई संख्या 2 पर एंड कर रही है तो निश्चित तौर पे उसमें कम से कम एक 2 एज ए प्राइम फैक्टर होना जरूरी है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या जो हमारे पास संख्या दी गई है इसमें 2 एज ए प्राइम फैक्टर आएगा कि नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि 9 to the power n यह समतुल्य होगा 3 multiplied by 3 to the power n, अर्थात 3 to the power 2n। यहाँ पे जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो 3, 3, 3, 3 एंड सो ऑन इस रूप में लिखी जाएंगी अप टू 2n टाइम्स, अप टू 2n टाइम्स। क्या कहीं पे 2 एज ए फैक्टर आया। अगर 2 एज ए फैक्टर नहीं आ रहा है, प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा है, तो निश्चित तौर पे इस संख्या को हम ऐसी संख्या के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं कि जो 2 पर समाप्त हो। अगर यह 2 पर समाप्त नहीं हो रही है तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या भी 2 पर समाप्त नहीं होगी। तो जो लैंग्वेज हमने वहाँ पे यूज किया है उसी लैंग्वेज में आप इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में दिए गए हैं, उनको भी सॉल्व करिएगा। जहाँ पे समस्या आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन LCM एंड HCF। हम लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो 2 दी गई संख्याएं होती हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात LCM ऑफ A and B मल्टीप्लाइड बाई HCF ऑफ A and B इज इक्वल टू A क्रॉस B। ये एक रिलेशन है। अगर कहीं पे आपको दिया गया रहे कि ये 2 संख्याएं हैं, इनका LCM इतना है, इनका HCF निकालिए, तो आप इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमें HCF निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, HCF विल बी इक्वल टू A क्रॉस B। A और B का गुणा कर दीजिए और जो LCM आए उसी LCM से इसको भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाए। या अगर HCF दिया रहे तो LCM निकाल लीजिएगा, तो LCM विल बी इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन HCF। या कोई एक संख्या दी जाए, उसका HCF दिया जाए, उसका LCM दिया जाए, दूसरी संख्या निकलवाए, तो भी आप इस ढंग से ऐसे ऑपरेशंस आप करते आए हैं, करके निकाल सकते हैं।
यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि सामान्यतः आप देखते हैं कि हम दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, तो क्या यह जो नियम है उन संख्याओं पर भी लागू होता है कि नहीं होता? जैसे हम कहें कि यदि हम 3 संख्याएं ले लें, 3 संख्याएं ले लें, एलसीएम ऑफ ए, बी एंड सी, 3 नंबर्स हैं, और इसका हम एचसीएफ ले लें, एचसीएफ ऑफ ए, बी, सी। इसका एलसीएम इतना है, इसका एचसीएफ इतना है, संख्याएं ए, बी और सी हैं। तो जब 2 संख्याएं होती थी तो हम करते क्या थे कि इन दोनों का गुणा कर देते थे, और जो संख्याएं होती थी उनका गुणा कर देते थे। क्या यह रिलेशन यहाँ सही होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 2 संख्याओं के केस में तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये सही है। किंतु अगर 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, ऐसी संख्याएं आप ले लेंगे तो ये रिजल्ट गलत है। इसका उपयोग करके कभी भी आप निकालने का प्रयास मत कीजिएगा। आप टेस्ट ले सकते हैं, ये 3 संख्याएं ले लीजिए, उनका एलसीएम निकाल लीजिए, उनका एचसीएफ निकाल लीजिए, फिर उन एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर दीजिए, उन संख्याओं का गुणनफल ले लीजिए और देखिए क्या दोनों वैल्यूज सेम आती हैं। तो हर केस में वह सेम नहीं, कुछ संख्याएं विशेष केसेस में हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन सभी संख्याओं के केस में ऐसा नहीं होगा। किंतु यह रिजल्ट जो होगा वो ए और बी के हर मान के लिए ट्रू होता है। तो बस सेकेंड एक्सरसाइज से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशंस थी, जो भी तथ्य थे, उसको मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इस पर आप एक्सरसाइज लगाइएगा। मैं एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज इस पर सेंड कर दूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं रही तो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।